हेडिंग डालें। देखिए हमने पढ़ा था कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं, वैसे तो हमने पढ़ी थी 3 वेव्स, याद करें कौन कौन सी। एक पढ़ी थी मैकेनिकल वेव, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरी थी मैटर वेव्स। कितनी वेव्स पढ़ी हैं? 3। कौन कौन सी? मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। अच्छा, आपका जो चैप्टर है वो सिर्फ मैकेनिकल वेव पर मबनी है। फिर मैकेनिकल वेव्स में आपको 2 टाइप बताई गई थी। नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव, जिस पर तफसीली गुफ्तगू हमने आपसे कर ली, और नंबर 2 वाज आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और उसी का दूसरा नाम है कॉम्प्रेशनल वेव। हेडिंग डालें नंबर 2, टाइप्स ऑफ वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या उसका दूसरा नाम क्या बताया, बोलिए? कॉम्प्रेशनल वेव्स। देखिए अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी वहाँ पर वेव मोशन होगी, या जहाँ पर वेव मोशन होगी वहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, क्योंकि इन दोनों का चौली दामन का साथ है। ऐसा हो नहीं सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हो लेकिन वेव मोशन ना हो, या वेव मोशन तो हो लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। हमने ट्रांसफर वेव में तफसील से पढ़ा क्या, कि जब कोई ट्रांसफ़र वेव, जिस तरह पानी में बनने वाली वेव्स हैं, ट्रांसफ़र वेव्स हैं, जब वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, कौन? वाटर मॉलिक्यूल्स, वो डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर ऊपर नीचे वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी हमने नाम दिया था। इज डेट क्लियर? तो ऐसी वेव मोशन जिसमें मीडियम पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करें, सच मोशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। उनको ट्रांसफर वेव का नाम दे दिया था कि उससे बनने वाली जो वेव्स हैं वो ट्रांसफर वेव कहलाएंगी, जिस पर मैं तफसील से बात कर ली आपसे। इस टाइप की वेव कहलाती हैं ट्रांसफर वेव्स। याद है आपको? पानी में बनने वाली वेव्स या स्ट्रिंग में बनने वाली वेव्स, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर्स। आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। Longitudinal waves are those waves in which medium particle execute again simple harmonic motion but in the direction of transfer of energy। कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, उसी डायरेक्शन के पैरेलल मीडियम पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसी वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। डेफिनेशन लिखें, सच वेव्स, ऑरली लिख लेंगे आप लोग डेफिनेशन। सच वेव्स इन विच मीडियम पार्टिकल्स, such waves in which medium particles execute simple harmonic motion, simple harmonic motion that in parallel with the direction of travel of wave, waves called longitudinal waves, called, या इसका दूसरा नाम आपको बता दिया। दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्रेशन वेव। एग्जाम्पल लिख लें इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें पहली है साउंड वेव्स, आवाज़ की मौजें, और नंबर 2 स्प्रिंग वेव्स। क्या? स्प्रिंग वेव्स। 2 तरह की वेव्स है, साउंड वेव्स एंड स्प्रिंग वेव्स। दो तरह की वेव्स है। उसके बाद अब इसमें एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्प्रिंग वेव्स के ज़रिए भी समझ सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है बिलियर्ड बॉल्स वाली, तो उसके ज़रिए हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल ऑफ बिलियर्ड बॉल्स। देखिए इसकी मिसाल ऐसी है
कि आप तसव्वुर करें कि ये एक फर्श है, फ्लोर है, इसके ऊपर कुछ बॉल्स रखी हुई है इस तरह से, जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। दीज आर द बिलियर्ड बॉल्स, आप तसव्वुर कर सकते हैं। ये है, और यहाँ पर क्यू बॉल मौजूद है, दिस इज़ कॉल्ड क्यू बॉल 1, दिस इज़ बॉल नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 बॉल्स हैं, जिनमें से जो 4 बॉल्स हैं 2, 3, 4 एंड 5 ये कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ टच करके रखी गई है। और ये क्यू बॉल है जो कि मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, क्यू बॉल, और ये जाके सेकंड बॉल से टकरा जाती है। उसके बाद क्या होता है देखिए, फर्स्ट बॉल जब हेड ऑन कॉलिजन करती है बॉल 2 के साथ, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। मेरे साथ डायग्राम बना लें तेजी से। ये सेकंड बॉल, दिस इज थर्ड बॉल, दिस इज फोर्थ बॉल एंड दिस इज द फिफ्थ बॉल, जो इस डायरेक्शन में चल पड़ती है। देखिए बहुत ही आसान बात है कि हो क्या रहा है। बॉल 1 जब मूव कर रही है तो इसमें एनर्जी मौजूद है। कौन सी एनर्जी है? जब कोई बॉडी मूव करती है तो मोशन की वजह से उसमें एक एनर्जी पैदा हो जाती है, डेट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अच्छा, वेव मोशन की डेफिनेशन क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव मोशन। कि अगर तवानाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र हो रही हो या मुंतकिल हो रही हो तो हम ये कहते हैं कि उसमें वहाँ वेव मौजूद है। तो वेव का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त लहरें नज़र आएंगी तो हम उसको मानेंगे कि ये वेव है या ये लहर है या मौज नहीं। जहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होगी, जिस शक्ल में भी हो रही होगी, उसको हम मानेंगे कि देयर आर सम वेव्स, वहाँ पे वेव ट्रेवल कर रही है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि बॉल 1 जाके बॉल 2 से टकराती है, तो आप देखेंगे कि जो लास्ट वाली बॉल है बॉल 5 वो आगे चल पड़ती है। यानी बॉल 1 की जो एनर्जी होगी वो बॉल 2 बॉल ट्रांसफ़र होने के बाद किसको मिलेगी? आखिर में बॉल 5 को मिलेगी और बॉल 5 उस एनर्जी से आगे चल पड़ेगी। तो आपने देखा बॉल 1 में काइनेटिक एनर्जी थी, बॉल 2 बॉल ट्रांसफ़र होने के बाद आखिरी बॉल में पहुंच गई। तो यहाँ क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है। क्या आपको यहाँ पे लहर नज़र आ रही है? कोई नहीं, लेकिन यहाँ फिर भी वेव मौजूद है। ऐसी वेव्स को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। आइए समझते हैं कि जब ये बॉल ट्रांसफ़र हो रही थी तो जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, यानी ये वाली बॉल्स, ये क्या कर रही थी? ये मीडियम पार्टिकल्स हैं सारी की सारी बॉल्स। देखिए होता है कि जब बॉल 1 बॉल 2 से टकराती है तो अपनी एनर्जी किसको देगी? बॉल 2 को देगी। बॉल 2 एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगी किस में? बॉल, फिर बॉल 3, फिर बॉल 4, बॉल 5 बॉल 5 आगे चल पड़ेगी लेकिन बॉल 4 आगे नहीं जाएगी। इस पर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। देखो होता है क्या है, जब ये बॉल 1 बॉल 2 से टकराती है तो बॉल 2 1 पे भी आपको याद है ना, न्यूटन का तीसरा कानून हम पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी आप पर फोर्स अप्लाई करती है। आपने फोर्स लगाई, दिस इज कॉल्ड एक्शन। उस बॉडी ने आप पर फोर्स लगाई, दिस इज कॉल्ड, जाके दीवार से टकरा जाए तेज़ी के साथ, क्या होगा? आप दीवार पर फोर्स लगाएंगे, टकराते वक्त दीवार भी आप पर फोर्स लगाएगी। तो आपका फोर्स लगाना एक्शन हो गया, दीवार का आप पर फोर्स लगाना रिएक्शन हो गया। तो ये एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉल 1 जब बॉल 2 पे फोर्स लगाती है तो यहाँ पर बॉल 2 बॉल 1 पे फोर्स लगाती है, एक्शन और रिएक्शन। लेकिन साथ में बॉल 2 3 पर भी फोर्स लगाएगी, 3 2 पर लगाएगी, फिर 3 4 पर लगाएगी, 4 3 पर लगाएगी, फिर 4 5 पर फोर्स लगाएगी। लेकिन 5 के आगे कोई बॉल नहीं है, लिहाजा बॉल 5 आगे चल पड़ेगी। यानी होगा ये कि जब ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो सारी की सारी बॉल्स झंझना जाएंगी, यानी उनमें इस तरह की वाइब्रेटरी मोशन होगी। बॉल 2 आगे की तरफ, बॉल 3 ने फोर्स लगाई, बॉल 2 पीछे की तरफ, फिर बॉल 3 आगे की तरफ, बॉल 4 ने फोर्स लगाई, बॉल 3 पीछे की तरफ। ये इसको क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें कोई बॉडी बार बार अपनी मोशन को रिपीट करे। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप गौर करें, यहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है और इसी के पैरेलल जो मीडियम पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सच वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। अब आप डेफिनेशन पढ़ लें, क्या डेफिनेशन है? सच वेव्स इन विच मीडियम पार्टिकल्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सी वाली? वाइब्रेटरी मोशन इन पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये डेफिनेशन आपके सामने आ गई हुई मिसाल से इस बात की वजाहत भी कर दी गई है। ओके, डायग्राम बना लीजिए।
उसके बाद बिहेवियर ऑफ वेव्स, या पहले साउंड वेव पे बात कर ले, मेरा ख्याल है साउंड वेव पे पहले गुफ्तगू कर ले। हेडिंग डालिए साउंड वेव्स। देखिए साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड, व्हाट इज साउंड, आवाज़। आवाज़ उन चीज़ों में से एक है जो होती है लेकिन नज़र नहीं आती। आवाज़ है लेकिन दिखाई, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं जो होती हैं लेकिन नज़र नहीं आती? क्या कहा जाता है? जिनको आप फील कर सकते हैं लेकिन उनको टच नहीं कर सकते, उन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या कहा जाता है? आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा ना ग्रामर के अंदर। नाउन की टाइप्स में कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है कि ऐसे नाउन के जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। तो आवाज़ उन चीज़ों में से है जिसको आप टच, इसलिए कहते हैं कि ज़ुबान से जो अल्फाज निकल जाते हैं वो पकड़ में, इसलिए कहते हैं कि बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि एक दफ़ा आपने ज़बान हिला दी और अल्फाज निकल गए तो उसको आप पकड़ नहीं सकते। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, वो फिर अपने निशाने पर जहाँ पे भी होता है वहाँ जाता है, याद रखिएगा। कर कहीं और चले जाएंगे हम लोग, दोबारा यहाँ आ जाए। साउंड किसे कहते हैं? साउंड की जो फिज़िकल डेफिनेशन है वो है कि साउंड इज़ अ मूवमेंट विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। आवाज़ से मुराद एक ऐसी तहरीक है जो सुनने का एहसास पैदा करे। आवाज़ कौन है? एक मूवमेंट है, एक तहरीक है जिससे क्या पैदा हो? सुनने का एहसास। कहीं भी आपको सुनने का एहसास पैदा हो जाता है और समझ लें वहाँ क्या आ रही है आपके पास? साउंड आ रही है, आवाज़ आ रही है, आप आवाज़ सुन रहे हैं। डेफिनेशन लिखिए, इट इज़ द मूवमेंट, इट इज़ द movement which produces the sensation of hearing। आवाज़ से मुराद एक तहरीक है आवाज़ से मुराद एक तहरीक है जो सुनने का एहसास पैदा करे, सुनने का एहसास पैदा करे। ये डेफिनेशन लिखो। नहीं, उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इंग्लिश में लिखिए। आवाज़ से मुराद एक तहरीक है, लेकिन मैं चूँकि कभी उर्दू में भी स्टूडेंट हुआ करते थे ना, उर्दू मीडियम में, तो कभी कभी मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ। रेट क्लियर? चलो 10 मिनट्स। हाँ, अब ये तहरीक पैदा कैसे होगी? तो दिस मूवमेंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस बाय फ्रॉम सम वाइब्रेटिंग बॉडी। ये तहरीक वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। वाइब्रेटिंग बॉडी किसे कहते हैं? जो झंझना रही है, जो वाइब्रेट कर रही है। मिसाल के तौर पर इसकी बेहतरीन मिसाल है, कभी स्कूल बेल पे गौर कीजिएगा। स्कूल बेल पे वो होता है ना, बेल होती है, वो एक हैमर होता है। जैसे ही हैमर बेल से टकराता है एक साउंड क्रिएट होती है। तो क्या आपको वहाँ पे कोई वाइब्रेटिंग मोशन नज़र आ रही है? नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आप फिंगर से टच करेंगे बेल को तो क्या होगा? आपकी फिंगर झंझना जाएगी, यानी एहसास होगा कि क्या हो रहा है। वो जो बेल है स्कूल की वो वाइब्रेट कर रही होती है आफ्टर हैमरिंग। जब उस पर हथौड़ा मारा जाता है तो उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, जिससे एक साउंड क्रिएट हो जाता है जो फैल जाता है पूरे स्कूल में। इज दैट क्लियर? तो साउंड किससे पैदा होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होता है। आवाज़ वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। लिखें, इट इज़ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। तो आप समझ गए ना वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या मुराद है? अच्छा, एक और भी चीज़ है, वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड क्रिएट होता है। एक और चीज़ भी होना ज़रूरी है आवाज़ आप तक पहुंचने के लिए, डेट इज़ एयर, हवा, एयर पार्टिकल्स।
अगर आपके पास मीडियम नहीं होगा, वास्ता नहीं होगा जिसके ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो आवाज़ आपके कानों तक मुंतकिल नहीं होगी। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई, मीडियम हो गई, वास्ता हो गया जिसके ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, ये भी वो मीडियम है जो हवा नज़र नहीं आती, तो लिखें। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एयर मीडियम। सम मीडियम से मुराद यहाँ पर एयर है, एयर पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स टू ट्रांसफ़र साउंड एनर्जी, टू ट्रांसफ़र साउंड एनर्जी। आवाज़ की तवानाई को मुंतकिल करने के लिए मीडियम भी होना चाहिए। जब तक मीडियम नहीं होगा साउंड ट्रांसफ़र नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज़ आया साउंड एनर्जी। साउंड इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। वेव की डेफिनेशन क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ कॉल्ड वेव मोशन। तवानाई का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होना, ये क्या कहलाता है, वेव। अब साउंड इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। आवाज़ क्या है, तवानाई की एक किस्म है। आप ये बात कैसे साबित कर सकते हैं कि साउंड इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी, कि आवाज़ में तवानाई होती है, ताकत होती है? क्या कोई एग्जाम्पल है आपके जहन में जिससे आप ये जहन में ला सकें कि साउंड में ज़बरदस्त एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है। अगर बहुत तेज़ साउंड हो, कान के पर्दे फट जाएंगे। अगर बहुत तेज़ साउंड आ जाए, ख़ास किस्म की साउंड है, बहुत तेज़ हो, वाइब्रेट करने के बाद पर्दे जो है कान के ख़राब हो जाएंगे। रेट क्लियर? या इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, जिससे जेट जहाज़ गुजर जाए, F-16 गुजर जाए यहाँ से। कभी होता नहीं होता F-16 जहाज़ अगर आपकी आबादी के बिल्कुल नज़दीक से, जहाँ आपका घर है वहाँ नीचे से गुजर जाए, तो कैसा साउंड पैदा होता है, उसका कान फाड़ देने वाली आवाज़ पैदा होती है। रेट क्लियर? जंबू जेट जहाज़ अगर किसी बिल्डिंग के नज़दीक से गुजर जाए तो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। यानी उसके इंजन में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि वो टकराएगा नहीं। सिर्फ क्या पैदा होगी, साउंड पैदा होगा। सिर्फ साउंड के ज़रिए जो है ना वो उसको डैमेज कर सकती है बिल्डिंग को। आप अंदाज़ा करें तो ये किसके ज़रिए हो रहा है, जस्ट साउंड के ज़रिए होता है, जिसको इंसान देख नहीं सकता, सिर्फ फील कर सकता है। तो साउंड इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो यकीनन यहाँ पर क्या मौजूद है, वेव मौजूद है, जो हमें नज़र नहीं आ रही है लेकिन वेव की सूरत में जा रही है। आइए गौर करें कि ये जो वेव है जिसकी सूरत में साउंड ट्रांसफ़र हो रही है, ये वेव किस तरह से आवाज़ को मुंतकिल करती है एक जगह से दूसरी जगह, इसको ज़रा समझना है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, वाइब्रेटिंग बॉडी हो गई, मुर्तई जिस्म हो जिससे साउंड क्रिएट हो। दूसरा क्या है, मीडियम होना चाहिए जिसके ऊपर एनर्जी एयर पार्टिकल पर सवार होकर आपके कानों तक पहुंचेगी। एक और चीज़ भी है आवाज़ सुनने के लिए, कान भी तो होने चाहिए। क्या हो, लिसनिंग एयर। नहीं, बिरयानी भी हो, कौरमा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन खाने वाले ही ना हो। आपने दस्तरखान पे सजा दिया सब कुछ, लेकिन खाने वाले लोग मौजूद नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा है फिर। इज़ दैट क्लियर? तो आप यहाँ पे आपने साउंड भी प्रोड्यूस कर दी, मीडियम भी पैदा कर दिया, लेकिन कान ही नहीं है जो उस आवाज़ को, जो उस आवाज़ को सुन सके। किसी ज़माने में जब ये मीडिया नहीं हुआ करता था तो सिंगर तो होते थे ना, गुलकार तो हुआ करते थे, नात ख्वाह भी हुआ करते थे। इज़ दैट क्लियर? अब अगर फ़र्ज़ कर ले कोई सिंगर है और ऑडियंस ना हो, तो वो अपनी आवाज़ किसको सुनाएगा? आवाज़ हमेशा किसी को सुनाई जाती है, समझे बात को, सिंगर्स को ख़ास तौर से। या मैं अपनी मिसाल ही ले लूँ, अगर आप क्लास में कोई भी ना हो तो मैं किससे बातें करूँगा, दीवारों से। इज़ दैट क्लियर? तो कोई सुनने वाला तो हो जो लेक्चर को सुन सके और सुनने के बाद उसको एब्जॉर्ब करे और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, ताकि उसके जहन में वुसअत पैदा हो जाए और अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो सिस्टम के तहत सब कुछ होता है। तो तीसरी चीज़ क्या है, लिसनिंग एयर्स। एस लगा दें साथ में, क्योंकि कान दो होते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब देखें आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होती है। हेडिंग डालें, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव। बहुत ऊपर बोर्ड लग गया है तो नीचे कराना पड़ेगा। प्रोडक्शन क्या, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स, आवाज़ की पैदाइश। ट्यूनिंग फोर्क का नाम सुना है आपने? ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क असल में दो शाखा होता है, वाई शक्ल का होता है ये, जिसके एल्युमिनियम स्टेप लगी होती हैं और उसके साथ जो है ना उसका एक वो ग्रिप होती है, हैंडल होता है। जब आप उस हैंडल के ज़रिए उस दो शाखे को, ट्यूनिंग फोर्क को किसी रबर पेड़ पे मारते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, एल्युमिनियम स्ट्रिप वाइब्रेट करती है। जब वो वाइब्रेट करती है तो उससे एक साउंड क्रिएट हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो हम ट्यूनिंग फोर्क की मिसाल ले रहे हैं यहाँ पर। ये इस तरह से होता है। देखिए, कंसीडर
ट्यूनिंग फॉर्म। बनाइए डायग्राम। मेरे साथ से डायग्राम बना लें और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं होगा हमारे पास। मेक इट फास्ट। जी जी बना ली डायग्राम। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको समझ तो लें। ये अच्छा हुआ कि वो बिलियर्ड बॉल्स यहाँ पर मौजूद। इसे कहते हैं कॉम्प्रेशन। दिस इज कॉल्ड, ये जो पार्ट, ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है क्या कहलाता है? इसको कैसे लिखेंगे? कॉम्प्रेशन। और दिस इज कॉल्ड, तो कॉम्प्रेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन। अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा और सही कर लीजिएगा, ठीक है? और बता दीजिएगा कि यहाँ पे गलती है, उसको स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। जी आइए और करते हैं कैसे आवाज़ पैदा होती है। ये है ट्यूनिंग फॉर्म। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्यूनिंग फॉर्म। ये इसकी स्ट्रिप्स कहलाती हैं। एल्युमिनियम की बहुत ही इलास्टिक या लचकदार स्ट्रिप्स होती हैं और हल्की स्ट्रिप ये, और दूसरी स्ट्रिप ये है। ये इसका हैंडल है या ग्रिप है, यहाँ पे इसको होल्ड किया जाता है। उसके बाद जब आप इसको रबर पैड पे जैसे ही हिट करते हैं तो एक वाइब्रेट करती है स्ट्रिप्स, और उससे क्या पैदा होता है? साउंड। देखिए ये स्ट्रिप वाइब्रेट कर रही है, आगे पीछे वाइब्रेट कर रही है। ये इसका मेन पोजीशन है। ओ, इज दैट क्लियर? हम स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ चुके हैं, उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने सिंपल पेंडुलम की सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी है। तसव्वुर में लेकर आ जाए कि यहाँ पर ये स्ट्रिप बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। ये मेन पोजीशन है, वो पहले यहाँ पर थी। जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करेगी, ए की तरफ जाएगी, फिर बी आएगी, यानी इस तरह से वाइब्रेट कर रही है। जब ये पॉइंट ए पर जाएगी आगे की तरफ, तो क्या होगा? एयर पार्टिकल्स के ऊपर एक कॉम्प्रेशन आएगा और एयर पार्टिकल्स गेट क्लोज। जो एयर पार्टिकल्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे एयर पार्टिकल्स। इस अमल को क्या बोलेंगे? कॉम्प्रेशन। कि यहाँ पैदा हो गया है कॉम्प्रेशन। उसके बाद देखिए क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि ये जो स्ट्रिप है पीछे की तरफ हटेगी। जब ये पीछे की तरफ हटेगी